देखें इसके बाद 4.7 एग्जाम्पल है। 4.7 एग्जाम्पल में आपने ये फॉर्मूला प्रूव करना है कि के डैश की क्रॉस प्रोडक्ट के डबल डैश के साथ लो ओवर के डैश के मैग्नीट्यूड की पावर 3 लो तो वो कैपा के मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। अब ये फॉर्मूला बच्चों पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हुए हैं, अब हमने इसका प्रूफ करना है। इसके प्रूफ में देखें आप, सबसे पहले आपको एक्स डैश एक्स डबल डैश की वैल्यू चाहिए। तो देखें एक्स डैश आपके पास किसके इक्वल होता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होता है। देखिए हमें एक्स डैश एक्स डबल डैश की वैल्यू चाहिए। एक्स डैश बेसिकली क्या होता है, एक्स का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है। डैश कब आता है, जब हम टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं, और डॉट कब आता है, जब एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर देखिए मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाना चाहूँ, मैं ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी तो देखिए ये वाली चीज़ जो है ये एक्स डॉट में चेंज हो जाएगी और ये एस डैश आ जाएगा, यानी एस का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। इसी तरह बच्चों हमने बाकी टर्म्स की वैल्यू निकाल के उसके रिस्पेक्ट से ये फॉर्मूला प्रूव करना है। जब भी किसी फॉर्मूले का प्रूव करना हो, अगर वो डैश की फॉर्म में दिया जाए आप उसे डॉट की फॉर्म में चेंज करके प्रूव करोगे, अगर वो डॉट की फॉर्म में दिया जाए तो आप उसे डैश की फॉर्म में चेंज करके प्रूव करोगे। अब डैश की फॉर्म में दिया था इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली डॉट की फॉर्म में। अब इसका अगेन डेरिवेटिव चाहिए, यानी इस टर्म का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि डैश आ रही है। डेरिवेटिव का रूल फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। एक्स डॉट आ जाएगा, इसका अगेन डेरिवेटिव एस डबल डैश आ जाएगा, ये एस डैश आ जाएगा। अब देखें एक्स का डेरिवेटिव आपने अगेन लेना है। इसका क्या मतलब होगा कि आप इस पे चेन रूल लगाओगे, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, जब इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे एक्स डबल डॉट आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव एस डैश आ जाएगा। बेसिकली जो एक्स वाली टर्म होगी उसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में डेरिवेटिव्स लेके साथ आना है, लेकिन जो कांस्टेंट होंगे उस पर डैशेस के रिस्पेक्ट से आप लेके आते जाओगे। तो ये वाली टर्म का बच्चों आपके पास ये आ जाएगा, जो आप इसका सिंगल डेरिवेटिव था डबल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा और इसका फिर अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा, साथ में एस डैश आ जाएगा। एस डैश मल्टीप्लाई होकर उसका स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें एक्स डबल डैश की वैल्यू भी आ गई है, हमें इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। मैंने उस टर्म की वैल्यू लिखी, क्रॉस सेकंड टर्म की वैल्यू लिखी। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। एस वाले कांस्टेंट है बच्चों, एक्स वाले आपके पास वेरिएबल है। एक्स का एक्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। जब इस टर्म का इस टर्म के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, एक्स वाली टर्म एक तरफ और एस वाली टर्म एक तरफ होकर उसकी पावर 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू आ गई है, हमें इसका मोड चाहिए फॉर्मूले में, इसलिए मैं बोथ साइड मोड अप्लाई कर दूंगी। अब हमें पता है डी एस ओवर डी टी आपके पास डी एक्स ओवर डी टी के इक्वल होता है। ये वाली चीज़ एस डैश होती है, ये वाली चीज़ एक्स डैश का मोड होती है। अगर मैं अगेन मोड ले लूँ, इसका मोड ले लूँगी, एस डैश आ जाएगा। मोड का मोड बच्चों मोड के ही इक्वल होता है, यानी यहाँ से पता चला एस डैश की वैल्यू हमारे पास एक्स डैश के इक्वल होती है। तो अगर यहाँ पे क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा एक्स डैश के क्यूब के इक्वल होगी। इस टर्म की जगह बच्चों इसकी वैल्यू पुट करने के बाद देखें आपके पास नेक्स्ट क्या चीज़ बनती है। आप देखें आपने ये चीज़ कर दी है। अब आपके पास ये वाली टर्म को थोड़ा और हम एक्सपेंड कर लेते हैं। हमने अभी तक देखें क्या काम किया था, हमने यहाँ पे उसके डबल वाली टर्म को सॉल्व किया था, हमने यहाँ पे एक्स की फॉर्म में चेंज कर लिया था और डॉट की फॉर्म में लेके आ गए थे। लेकिन अगर हमारे फॉर्मूले में देखें ये एक्स डैश क्रॉस एक्स डबल डैश तो था, यानी इस टर्म को हमने स्किप नहीं करना। ये टर्म भी आ रही थी, इसको छेड़ना नहीं है, यानी कि इस वाली टर्म को सॉल्व करके फर्दर वैल्यू निकालनी है। तो इस पर क्रॉस प्रोडक्ट का बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट टर्म का मैग्नीट्यूड, सेकेंड टर्म का मैग्नीट्यूड और साइन अल्फा। ये बच्चों बेसिकली एंगल ही है, इसको नोटेशन मैंने ये वाली दे दी है, आप कोई भी नोटेशन दे सकते हो। अब देखें एक्स डॉट आपके पास टी के इक्वल होता है। आपको पता है अगर आप एक्स का डॉट लोगे तो बेसिकली टेंजेंट वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड 1 आता है, लेकिन टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव लो वो कैपा के इक्वल आता है। कैपा का मैग्नीट्यूड कैपा के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, वो आपके पास कर्वेचर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक्स डबल डॉट टी डॉट के इक्वल होता है। यहाँ से मैंने वैल्यू लगाई, इसकी 1 आ जाएगी, इसकी कैपा का मैग्नीट्यूड यानी कर्वेचर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये दोनों बच्चों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो इसका मतलब इसके एंगल π/2 बनेगा और साइन π/2 पे 1 आंसर देते हैं, इसलिए टर्म 1 हो जाएगी। यहाँ से देखिए हमारे पास कर्वेचर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, एक्स डैश क्यूब भी आ गया। अगर मैं इस वाली टर्म को दूसरी साइड पे लेके चली जाऊँ तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूव हो जाएगी यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे इसका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अब 4.7 के बाद 4.8 है, वो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, वो जस्ट स्टेटमेंट है। आपसे कहा है कि आपके पास अगर कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन है तो आपने शो करवाना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब कोई भी चीज़ अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो इसका मतलब ये होता है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होती है। आपने कहा कि लेट कर दिया एक्स और एक्स डैश लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब उसकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होगा तो देखें कर्वेचर हमारे पास बेसिकली इस टर्म के इक्वल आता है। अगर इस टर्म में आपके पास इस वाली टर्म की ही वैल्यू 0 हो गई है, इसका मतलब कर्वेचर के मैग्नीट्यूड का आंसर भी 0 आ गया है। और मैंने आपको पीछे एक थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके
पास कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब उसका कर्वेचर इक्वल टू 0 हो जाता है। तो देखिए हमने लीनियरली डिपेंडेंट वाली कंडीशन लेके ये चीज़ शो करवा दी कि कर्वेचर 0 है, कर्वेचर 0 है, तो यहाँ से ये चीज़ शो होगी कि आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनता है।